हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं काफ़ी समय बाद आपकी क्लास ले रहा हूँ, जो कि हमारी पहले सीरीज चल रही थी यूपी बोर्ड के लिए। आज वो सीरीज ये कंटिन्यू होने वाली है। कुछ कारण की वजह से कुछ समस्या थी, इस वजह से आपकी क्लासेस उस टाइम नहीं हो पा रही थी कुछ समय से। लेकिन आज से क्लासेस रेगुलर होंगी, सारी क्लासेस होंगी, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस बहुत जल्दी समाप्त किया जाएगा। तो आज हम इस नए टॉपिक में सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, कैसे-कैसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि फ्यूचर टेंस थोड़ा-सा टफ होता है, टफ लगता है बच्चों को, तो इस वजह से हम इसको पार्ट वाइज़ बाँट के चलेंगे। एक बार में फ्यूचर टेंस को खत्म नहीं करेंगे, छोटी-छोटी वीडियोज़ आएँगी, जिसके माध्यम से आपको सारी वीडियो जिसके माध्यम से सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएँगी। तो चलते हैं बिना अपने टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेसिकली होता क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब इसमें देखते हैं कुछ इसमें इसके रूल्स होते हैं, रूल कैसे-कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। तो यहाँ आप देख पाएँगे अच्छे तरीके से। पहला आप इतनी पढ़िएगा कि वाक्यों की पहचान। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है वाक्यों की पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ लिख रहा है जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यानी कि जिस भी सेंटेंस के अंत में यानी जिस भी टेंस के अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द आते हैं तो वो उसकी पहचान होती है कि ये टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ लिख रहा है वह स्कूल जाएगा तो इसमें गा आ गया लास्ट में। जैसे हम मैच खेलेंगे इसमें गे आ गया, तुम पत्र लिखोगी तो तुम पत्र लिखोगी इसमें लास्ट में गी आ गया। इस तरीके के यहाँ पर कुछ सेंटेंस होते हैं। देन इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कुछ वर्ब दे रखी है कि इसमें मेन वर्ब और कौन-कौन सी मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर देख पाएँगे। यहाँ सबसे ऊपर लिख रहा है ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब और इनके मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें सहायक क्रिया क्या यूज़ होती है, तो इसमें सहायक क्रिया विल या फिर शैल का यूज़ होता है। विल या शैल का इसमें यूज़ होता है। जैसे आई और वी आपको पता होगा आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, यानी आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। देन और जितने सब्जेक्ट बचे और इतने कर्ता बचे जैसे यू, शी, इट, दे ये सारे जो भी नाउन बचे उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम देखें तो मॉडर्न इंग्लिश में अब जो आ रहा है वो हर सब्जेक्ट के साथ यानी हर कर्ता के साथ में विल का यूज़ किया जाता है। सेल का यूज़ वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है सेल तो सेल भी ठीक होगा और विल भी ठीक होगा, दोनों ही ठीक होंगे। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसमें ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना ही थर्ड फॉर्म, इसमें क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। देन इससे आगे चलते हैं। ये कुछ यहाँ पे रूल थे। अब जैसे यहाँ पहला सेंटेंस का प्रकार आता है कि यहाँ पर आता है पहला अफ़र्मेटिव सेंटेंस। तो अफ़र्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, इन्हें कैसे बनाए जाते हैं? यहाँ पर इसका कुछ नियम दे रखे हैं, रूल्स दे रखे हैं, जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पहला रूल दे रखा है पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसी सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार अगर आई और वी है, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और बाकी जितने सब्जेक्ट बचे उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक? इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे और अंत में ऑब्जेक्ट या अन्य जो भी शब्द बचते हैं, उनके लिए हम लगाते हैं। तो बेसिकली हम होता क्या है कि आई और बी के साथ में हम शैल का यूज़ करेंगे, बाकी जितने सब्जेक्ट बचे उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक? उसके बाद में वर्ब आती है यानी क्रिया। क्रिया जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद में अ ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं, इन एग्ज़ाम्पल को आप देखिएगा। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि वह कल कानपुर जाएगा, तो वह कल कानपुर जाएगा, इसकी पहचान भी हुई गा, गी, गे, वाक्य के अंत में आता है तो यहाँ पर गा मिल गया आपके लिए, तो उसे कैसे बनाते हैं? वह जो है वह का स्पेलिंग हमने लगाई ही, या आप सी भी लगा सक सी जब लगाते हैं जब लड़की की बात होती है सी लगाते हैं और लड़के लड़के के लिए ही का यूज़ करते हैं। तो ही विल ही के साथ विल आएगा क्योंकि मैंने क्या बताया था आई और वी के साथ ही सेल का यूज़ होता है, बाकी जितने कर्ता बचते हैं उनके लिए हम सेल का यूज़ करते हैं, ठीक? तो बाकी और जो कर्ता बचे उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं, तो ही विल और उसकी वर्ब, वर्ब क्या है? जाएगा, जाने क्या होती है? गो टू कानपुर, कहाँ जाएगा वो? कानपुर जाएगा, कब जाएगा? कल, तो कल के लिए टुमारो का यूज़ हो गया। इसी तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला टेंस हम देखते हैं कि यहाँ लिख रहा है हम मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, हम मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। तो इसका हम की स्पेलिंग वी आ गई, वी के साथ मैंने बताया था आपके लिए सेल का यूज़ होता है, तो वी सेल इसमें वर्ब क्या हो गई? प्ले, वर्ब क्रिया क्या हो गई? इसमें खेलने की क्रिया हो रही है ना, तो खेलने क्या होती है? प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लगा दिया, क्या खेलेंगे? क्रिकेट खेलेंगे, प्ले क्रिकेट कहाँ खेलेंगे? मैदान में, तो इन द ग्राउंड कह सकते हैं, ठीक? ऐसे ही अगला सेंटेंस है, जैसे वे आज रात एक फ़िल्म देखेंगे, तो दे के साथ विल का यूज़ होगा, दे विल वॉच ए मूवी, ठीक है? इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा और यहाँ पर वॉच क्यों लगाया? आप सीधे सी भी तो लगा सकते हैं, वॉच क्या है? वॉच वहाँ पर होता है एक तरीके से सी का यूज़ जब होता है जब कोई चीज़ हमारे आँखों के सामने दिख रही है, वो चल नहीं पा रही है, मूवमेंट नहीं है उसके अंदर कोई, तब हम उसके अंदर सी का यूज़ करते हैं। अगर वो चीज़ मूवमेंट कर रही है, तो उसके साथ हम वॉच का यूज़ करते हैं क्योंकि मूवी क्या होती है? वॉच की जाती है, देखी जाती है, ना कि उसे नज़र गड़ा के देख सकते हैं उसके लिए, ठीक? उसमें जो काम हो रहा है सिर्फ़ उसके लिए उसके मूवमेंट्स को देखते हैं हम। अगला चलते हैं, अगला सेंटेंस आता है नेगेटिव वाले। अब यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए टेंस भी दे रखे हैं, टेंस को आप खुद से बनाने की कोशिश करें, अगर आपसे नहीं बनते हैं तो
उसके बाद में इसकी आंसर की भी है, यहाँ पर आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे मैं पहला सेंटेंस आपके लिए समझा देता हूँ। पहला टेंस है, मैं कल एक नई पुस्तक खरीदूँगा। मैं कल एक नई पुस्तक खरीदूँगा, है ना? तो मैं के लिए आई आ गया। आई के साथ मैंने क्या बताया था? आई के साथ हमेशा शैल का यूज़ होता है। तो आई शैल क्या करूँगा? खरीदूँगा, खरीदने की वाई हो गई। क्या खरीदूँगा? एक नई पुस्तक, तो ए न्यू बुक। और कब खरीदूँगा? कल खरीदूँगा, तो कल के लिए टुमारो का यूज़ हो गया। इसी तरीके से आप 5 सेंटेंस हैं, इनके लिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव सेंटेंस बेसिकली होता क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, सिर्फ विल या शैल के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसका कुछ फॉर्मूला दे रखा है, जैसे पहले क्या आएगा? पहले हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसे ही विल या शैल के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे वह झूठ नहीं बोलेगा। पहला टेंस क्या है? वह झूठ नहीं बोलेगा, तो वह की ही आ गई, ही के साथ विल का यूज़ करते हैं, तो ही विल नॉट टेल ए लाई। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला है, हम आज बाज़ार नहीं जाएँगे, तो वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, तो वी शैल नॉट गो टू मार्केट टुडे, तो वी शैल नॉट गो टू मार्केट टुडे, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके लिए यहाँ पर आप इन्हें बना सकते हैं और बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप यूपी बोर्ड 10th और 12th के लिए पढ़ रहे हैं, तो इतनी तो आपसे उम्मीद की जा सकती है, ठीक? अगला चलते हैं, अगला आता है इसमें सिंगल इंटेरोगेटिव टेंस। इसमें पहला आता है टेंस आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव 2 पार्ट में बाँट के चलते हैं। पहला हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव, दूसरा आता है डबल इंटेरोगेटिव। तो सिंगल इंटेरोगेटिव क्या होता है? सिंगल इंटेरोगेटिव जब भी आए, उसका मतलब है जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है। क्या शब्द से जब वाक्य शुरू होता है, तो वो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक? अब इसे देखते हैं अंग्रेजी कैसे बनेगी इसकी, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला ऊपर आपके लिए लिख रहा है। जैसे सबसे पहले जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो उसमें उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी सहायक क्रिया होती है, उसे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में हमने किया था। जैसे इसमें पहले विल या शैल लगाएँगे। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो विल या शैल को हम सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है, तो उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएँगे और प्रश्नवाचक शब्द अंत में लगा होगा। इसी तरीके से इसके नियम हैं, आप यहाँ पर नियम भी देख सकते हैं। इसमें यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो क्या की अंग्रेजी बॉट नहीं लगाते। हमेशा याद रखना, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, तो उसमें क्या की अंग्रेजी बॉट नहीं लगाते। क्या की शुरुआत विल या शैल से होती है। जब वाक्य क्या शब्द शुरू होता है, तो विल या शैल से उसकी सहायक क्रिया से शुरू होता है। यदि वाक्य नकारात्मक भी हो यानी नेगेटिव हो, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्द भी अवश्य लगाते हैं। इतनी सी बात याद करने वाली है। उसके बाद देखते हैं कुछ उदाहरण। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा है, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे? क्या तुम कल दिल्ली जाओगे? तो क्या शब्द से वाक्य शुरू है, तो इसकी सहायक क्रिया विल या शैल आएगी। तुम के साथ क्या आता है? तुम के साथ विल आता है सहायक क्रिया, तो सबसे पहले आ गई विल, उसके बाद कर्ता यू आ गया, फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? जाओगे, जाने की गो आ गई। कहाँ जाओगे? दिल्ली, तो गो टू दिल्ली। और कब जाओगे? कल जाओगे, तो कल के लिए क्या आ गई यहाँ पर? टुमारो। इसी तरीके से अगला टेंस है, क्या हम आज मैच नहीं खेलेंगे? तो हम के साथ शैल का यूज होता है, तो यहाँ पर शैल लगा दिया, शैल वी नॉट प्ले द मैच टुडे, ठीक है? इसी तरीके से अगला सेंटेंस आप खुद से देख लेगा। अगला टाइप आता है इसमें डबल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव होता क्या है? डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है। जैसे वाक्य जब क्या शब्द शुरू होता है, तो वो सिंगल इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये सारे शब्द वाक्य कहीं आपको बीच में मिल जाएँ। कहाँ मिल जाएँ? सेंटेंस के बीच में मिल जाते हैं, तो वो डबल इंटरोगेटिव का पार्ट होता है। जैसे इसे कैसे बनाते हैं? इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा है, पहले क्वेश्चन वर्ड यानी जो प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएँगे। उसके बाद में जैसे क्या वाले बना रहे थे, उसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वाक्य नेगेटिव होता है, नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। देन उसके बाद में हम प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड साइन हम वहाँ लगा देते हैं। इसके कुछ यहाँ रूल्स दे रखे हैं, रूल्स को भी पढ़ लीजिएगा। पढ़ो यहाँ पर लिख रहा है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्या, कब, कैसे, कौन आए, तो क्या करते हैं? सबसे पहले उस वर्ड की स्पेलिंग को हम लगा देते हैं। जैसे कब को क्या बोलते हैं? व्हेन, क्यों को व्हाई, कहाँ को वेयर, क्या को व्हाट और कैसे हाउ, ये सारी चीजें होती हैं और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, ठीक है? देखते हैं सेंटेंस कुछ एग्जांपल। एग्जांपल से आप सीखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल है, तुम कल कहाँ जाओगे? किसी ने प्रश्न पूछा कि तुम कल कहाँ जाओगे? तो कहाँ क्या है? इसमें प्रश्नवाचक शब्द दोनों कहाँ पर है? कहाँ शब्द है प्रश्नवाचक, इसकी अंग्रेजी लगा दी वेयर। कहाँ की अंग्रेजी वेयर लगा दी। अब तुम के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना? किसके? सब्जेक्ट के अनुसार आती है ना हेल्पिंग वर्ब। तो क्या तुम के साथ विल बताया था मैंने, तुम के साथ विल आ गया, तो वेयर विल यू गो टुमारो? तुम कल कहाँ जाओगे? ऐसे अगला टेंस है, वह अब क्या करेगी? लड़की की बात हो रही है, तो क्या क्या है? प्रश्नवाचक है। अब यहाँ पर क्या के लिए व्हाट आ गया, व्हाट विल शी डू नाउ? अगला टेंस है, वे यहाँ कब आएंगे? तो कब की क्या होती है? व्हेन होती है। व्हेन विल दे कम हियर, व्हेन विल दे कम हियर, ठीक है?
इसी तरीके से आपके टेंस हैं ये खत्म होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट थोड़ा छोटा है और इसमें इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, आप इन्हें आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो आपके लिए कुछ अलग से भी नियम मैंने रखे हैं 12th क्लास के माध्यम से। जैसे बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष नियम, स्पेशल रूल्स होते हैं, जैसे कौन आ जाता है तो कौन के साथ वाक्य जब कैसे बनता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। यदि वाक्य सॉरी कौन का नियम क्या होता है, हु। तो यदि वाक्य में कौन शब्द आता है, यदि वाक्य में क्या कौन शब्द आए तो वह खुद सब्जेक्ट का काम करता है ना। यदि वाक्य में कौन शब्द आता है तो वाक्य क्या करता है, खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे फॉर्मूला क्या होगा इसका, थोड़ा जूम करता हूँ इसे। यहाँ फॉर्मूला दे रखा है हु, पहले हु हमेशा याद रखना कि हु जो है क्वेश्चन वर्ड ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड ही हु नहीं है, बल्कि वो सब्जेक्ट की तरह भी कार्य कर देता है कभी-कभी। तो जैसे यहाँ पर हु आ गया, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है हु, हु के बाद क्या लगा दिया विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट लगा दिया। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? उसने पूछा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? तो इसका अब कौन की स्पेलिंग हु ले ली। हु क्या है? हु यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, ना कि इंटरोगेटिव वर्ड की तरह यूज़ हुआ है। तो हु आ गया हु विल टीच यू इंग्लिश। है ना? या आप पूछ सकते हो जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? तो आप बोल सकते हो हू विल टीच यू इंग्लिश। ठीक? अगला टेंस देखते हैं, अगला रूल। अगला यहाँ पर कल की अंग्रेजी क्या होती है? कल की 2 अंग्रेजी होती हैं, एक होती है यस्टरडे और एक होती है टुमारो। तो यस्टरडे जो होती है वो होती है बीते हुए कल की, यानी पास्ट की बात हो तो हम यस्टरडे का यूज़ करते हैं, है ना? अगर फ्यूचर वाले टुमारो यानी आने वाले कल की बात हो तो हमेशा उसमें टुमारो का यूज़ करते हैं। ठीक है? इतनी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक? अगले यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन्हें खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, अगर नहीं बनते हैं तो इसके आगे मैंने आंसर की भी यहाँ पर लिख दी है, आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले आप प्रयास कीजिएगा कि पहले आपको ये टेंस खुद से बनाने हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बनाने की कोशिश करें, नहीं बनते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, वैसे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ठीक? देन इसके बाद में इसकी थोड़ी समरी देखते हैं, अगर आप रिवीजन करना चाहें तो एक बार फिर से दोबारा रिवीजन करा देता हूँ मैं। 1 मिनट लगेगा। जैसे इसमें पहला आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हमारा चल रहा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, है ना? तो इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान मैंने बताया था वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है? और उसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग होता है। विल किसके साथ? यू, वी, दे के साथ क्या होगा? विल का प्रयोग होगा और शैल का आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग होता है और इसमें मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ना कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, ठीक है? इस तरीके से ये कुछ दे रखे हैं, ठीक है? तो इतनी सी सारी चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पर, ठीक है? उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा 2 एक्स पे प्ले करके भी देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगले लेक्चर बहुत जल्दी मिलेगा, कल आपके लिए लेक्चर मिलने वाला है। अगला प्रकार आएगा इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है? तो उसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस करेंगे, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस तरीके से जल्दी इस टेंस के सीरीज़ को खत्म करने के बाद में हम चलेंगे बिल्कुल ग्रामर की तरफ, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं और आते ही रहेंगे। उम्मीद है कि आप सब शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रहेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।